हेलो एवरीवन, ये जो हमारी हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ चल रही है, इसमें जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है न्यू आइडियाज़ एंड द फर्स्ट एम्पायर। ठीक है, ये दो टॉपिक इसमें आज आपके कवर हो जाएंगे। इसे ऑलरेडी जितने भी ये टॉपिक्स हैं 4-5 टॉपिक्स हम कर चुके हैं, जैसे कि व्हेन, वेयर एंड हाउ, द अर्लीस्ट सोसाइटीज़, द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, द फर्स्ट सिटीज़, अर्ली स्टेट्स, न्यू आइडियाज़ एंड द फर्स्ट एम्पायर। ये दोनों टॉपिक हम आज करने वाले हैं और ये बाकी के टॉपिक्स आपके पहली वीडियोज़ में कवर हो चुके हैं। आपने वो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक एक टॉपिक को लेके पूरा ही क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 तीनों ही कवर करे हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक्स लिए गए हैं चैप्टर के अंदर से लिए गए हैं एक एक टॉपिक, लेकिन उसके लिए आपको पूरा चैप्टर ही समझना पड़ेगा, तभी आपको टॉपिक भी समझ में आएगा। तो इसको वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये दोनों ही जो चैप्टर हैं आज बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा न्यू आइडिया वाला चैप्टर है, अगर हम इसकी बात करते हैं, न्यू आइडिया, ये जो हमारा टॉपिक है ये आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 है। यहाँ से ये टॉपिक लिया गया है। तो इसमें जो हम बात करेंगे, इसमें हम पहले गौतम बुद्ध के बारे में बात करेंगे और महावीर जैन के बारे में बात भी करेंगे और उपनिषद क्या होते हैं ये सब समझेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपकी बुक में गिवन थे वो भी सब मैं लास्ट में आपको कराऊंगी इस चैप्टर के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में अगर हम जानें तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, सिद्धार्थ इनका नाम था और ये गौतम के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जो नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है, और ये गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो 2500 वर्ष पहले हुआ था। 2500 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था और ये वो समय था जब उस टाइम पे जो था वो जीवन में बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे थे, परिवर्तन हो रहे थे। बहुत से लोग इन विचारों को समझना चाह रहे थे, इन परिवर्तनों को समझना चाह रहे थे और जीवन का जो सच्चा अर्थ है कि इस जीवन का सच्चा अर्थ क्या है उसको समझना चाह रहे थे। तो ये जो गौतम बुद्ध थे ये क्षत्रिय थे। शाक्य नामक छोटे सी गण से ये संबंधित थे। इनके गण का नाम क्या था, शाक्य। ये एक गण था जिससे ये संबंधित थे। अब इन्होंने बहुत ही छोटी आयु में घर छोड़ दिया था ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए और ये निकल गए थे। अब इन्होंने क्या हुआ, बहुत टाइम बाद बोध गया में, कहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या करी। पेड़ के नीचे इन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या करी, उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसके बाद ही ये गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए थे। ठीक है, इन्होंने जो अपना पहला उपदेश था, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप अपने नोट करते रहिएगा। जैसे कि इनका पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था, वाराणसी के पास है सारनाथ, वाराणसी के पास सारनाथ, वहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। इन्होंने कहा था कि आप मनुष्यों की तो आदर कर ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ जितने भी जीव जंतु जानवर हैं उनका भी आदर करिए। इसके इन्होंने अपने क्या था, इन्होंने जो अपनी शिक्षा थी वो किस लैंग्वेज में दी थी, इन्होंने जो अपनी शिक्षा दी थी वो आपकी, अगर हम यहाँ पर इनकी लैंग्वेज की बात करें तो इनकी शिक्षा थी वो प्राकृत भाषा में थी। किस में थी वो, प्राकृत भाषा में दी गई थी, प्राकृत भाषा। और इन्होंने ये कहा था कि आप मेरे उपदेश को एज इट इज़ फॉलो नहीं करें। जैसे कि होता है ना कि एक ब्लाइंड फेथ करना, आँख बंद करके किसी पर भी यकीन करना, इन्होंने ऐसा नहीं कहा था। इन्होंने कहा था कि आप उसे पहले मापें, फिर अपने विवेक से निर्णय लें और उसके बाद ही उसको अपनाएं। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या आ जाते हैं, जैसे कि इन्होंने अपना जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो इनको कहाँ पर हुई थी, बोध गया में हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, पहला उपदेश इन्होंने अपना सारनाथ पर दिया था। और इन्होंने मनुष्यों के साथ साथ जानवरों की भी एक तरीके से जीवन का आदर करने की शिक्षा दी थी। और इन्होंने अपना जो ज्ञान है वो किस लैंग्वेज में दिया था, वो प्राकृत भाषा में दिया था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके ज्ञान को ले सकें।
ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके थे। अब हम इसमें बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद क्या होते हैं? इसमें जो कुछ चिंतक थे उनका मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। ठीक है, कुछ लोग मानते थे कि कुछ तो एक ऐसी चीज़ हो रही है जो कि स्थिर है, जो कि बाद में भी रहती है, अगर हम मृत्यु हो भी जाती है तो उसके बाद भी वो रहती है। अब ये जो उपनिषद थे ये उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। किसका? उत्तर वैदिक उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा थे। इनका जो अर्थ था, अगर हम उपनिषद की शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ गुरु के समीप बैठना। इसमें क्या होता था? इसमें अध्यापक और विद्यार्थी आपस में बातचीत करते थे, उनकी जो कन्वर्सेशन है वो सब कुछ इस उपनिषद में लिखी हुई है। जैसे कि पहले जैसे कि मौखिक रूप में ही सारी पढ़ाई होती थी, गुरु उपदेश देते रहते थे और विद्यार्थी उसे मौखिक रूप में ही रटते रहते थे। तो ये जो इन दोनों की गुरु और अभ्यर्थी के बीच की जो कन्वर्सेशन है वो ही सारी इस उपनिषद में दी गई है। इसमें जो लोग होते थे वो ज़्यादातर राजा होते थे और ब्राह्मण होते थे। राजा और ब्राह्मण ज़्यादातर इसमें होते थे। अब इनका क्या मानना था? इन्होंने इसमें वर्णन किया है जो आत्मा है और ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब या फिर सार्वभौमिक जो आत्मा है, वो मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। उपनिषद में क्या मानते थे? आत्मा और ब्रह्म एवं ब्रह्म एक ही है। ये मानते थे। अब यहाँ पर इन्होंने 6 पद्धतियाँ दी हैं। वो 6 पद्धतियाँ हैं भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। मैं यहाँ पर लिखती हूँ भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें उपनिषद में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? उपनिषद क्या होते हैं? गुरु के समीप बैठना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। उत्तर वैदिक ग्रंथ में ये मिलती हैं। इसमें इन्होंने क्या माना है कि जो आत्मा है और जो ब्रह्म है वो एक ही है। और इसमें कौन कौन लोग होते थे? मेनली राजा और ब्राह्मण हुआ करते थे। अब भारतीय दर्शन की अगर हम 6 पद्धति की बात करते हैं तो ये 6 की 6 पद्धति में आता है वैश्विक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा। और ये किस किस ने दी है ये भी मैं यहाँ पर नोट करा देती हूँ। तो जैसे कि अगर हम इसमें फर्स्ट की बात करते हैं तो वो आपका आता है वैश्विक। ये किसने दी थी? ऋषि कर्णक। ठीक है, अगर हम न्याय की बात करते हैं, न्याय किसने दिया था? आपका गौतम ने। तीसरे पॉइंट पे आता है आपका सांख्य। जो ये आपका सांख्य है ये दिया था इन्होंने कपिल ने। और अगर हम 4th नंबर की बात करते हैं योग, ये तो आप सभी जानते होंगे योग कहाँ से आया? पतंजलि से। ठीक है, और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा आपका हो गया जैमिनी। और लास्ट आपका आता है वेदांत या उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा ये आपका दिया था व्यास ने। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ कहाँ से है। मतलब अब इतने सारे पॉइंट्स हैं, आप सबको स्टडी कर लेंगे तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ था। तो कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ हैं। ठीक है, अब हम आगे जो बात कर रहे हैं वो हम बात करते हैं जैन धर्म की। बौद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़ लिया, उपनिषद के बारे में हमने पढ़ लिया, ये 6 पद्धतियाँ हमने पढ़ ली। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है जैन धर्म। जैन धर्म 2500 साल पहले जैन धर्म के 24वें और अंतिम जो तीर्थंकर थे वो थे वर्धमान महावीर। ठीक है, ये 2500 वर्ष पहले जैन धर्म के ये थे 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे ये महावीर।
ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। इनका मानना ये था कि अगर आपको सत्य की प्राप्ति करनी है या ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आपको अपना, हर स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए अगर वो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है तो, ठीक है। इनका यही मानना था। और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अपने उपदेश में ये भी बताया था कि इन दोनों का एक ही मानना था कि अगर आप घर का त्याग कर देंगे तभी आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और जो लोग घर का त्याग करने के बाद में एक जगह आकर रहते थे उनको इन्होंने क्या कहा, उनको इन्होंने संघ कहा। एक जगह जहाँ वो रह सकें उस जगह को इन्होंने क्या कहा, संघ कहा। अब एक ये विनय पिटक है जिसमें इनके ये सारे नियम लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जो विनय पिटक बुक है इसमें इनके जैन धर्म के सारे नियम लिखे हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से फॉलो करनी चाहिए। ये तो संघ हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं विहार की, विहार क्या होता है, विहार एक ऐसी ये शरण स्थल होती है जो एक ही स्थायी रूप से होती है। अब ये क्या करते थे, ये सिर्फ बरसात के मौसम में ही एक जगह रुकते थे, अदरवाइज़ ये जगह जगह घूमते रहते थे। तो जहाँ पर ये रुकते थे, जो इनका एक स्थायी स्थल हो गया, उसको विहार कहा जाता था, ठीक है। संघ जो कि हर घर लोग अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्त्री पुरुष जो कि घर छोड़कर आ रहे हैं, जो एक जगह रहते थे, उसको संघ कहा जाता था। इनके जो सारे नियम हैं वो विनय पिटक में लिखे हुए हैं। और जो विहार होते था वो एक तरीके से इनका स्थायी शरण स्थल होता था जिसमें ये लोग रहते थे, ठीक है। अब जो बौद्ध धर्म है उसकी एक नई धारा महायान का विकास हुआ था। महायान क्या होता है, महायान का इनका विकास हुआ था जिसकी दो विशेषताएं थी। दो विशेषताएं क्या थी, जैसे कि इन्होंने पहला कहा था कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों से दर्शाई जाती थी। जैसे कि गौतम बुद्ध की उपस्थिति जो थी मूर्तियों में, गौतम बुद्ध की उपस्थिति मूर्ति में संकेतों के रूप से दर्शाई जाएगी, ठीक है। मूर्ति में संकेतों के रूप से दर्शाई जाएगी। इसमें क्या होता था, जैसे कि आपने देखा होगा कि पीपल के पेड़ के नीचे दिखा दिया बुद्ध की मूर्ति, तो पहले पीपल का पेड़ ही दिखा दिया, इस तरीके से मतलब संकेत दिखाते थे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उनकी पूरी इमेज बनाई हुई है, वो सब है। आज भी आपको अगर गौतम बुद्ध की इमेज मिलेगी या कोई भी आप उनकी पेंटिंग वगैरह देखते हैं तो वो पीपल के पेड़ के साथ ही उनकी मूर्ति मिलती है। अब दूसरी क्या चीज़ थी इसमें, दूसरा इसमें आता था बौद्धिसत्व में आस्था को लेकर आया। जो इसमें ये था आपका बौद्धिसत्व, इसमें क्या आया था कि जो लोग ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। इसमें क्या चीज़ होती थी, जैसे कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आप एकांत में चले गए, ठीक है। लेकिन लोगों ने ऐसा करने के बजाय क्या किया कि हम एकांत में जाने के बजाय जो हमें ज्ञान मिला है उसको हम लोगों को शिक्षा देंगे। लोगों को शिक्षा देने के बाद उनकी मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो उसे ठीक से समझें, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हो जाते हैं आपके महायान में, जैसे कि गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है उसमें संकेत होनी चाहिए, और दूसरा बौद्धिसत्व। बौद्धिसत्व क्या होता था कि ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद एकांत में एकांतवास करते हुए ध्यान करना। लेकिन लोगों ने क्या चूज़ करा कि हम बाकी के और लोगों को शिक्षा देंगे, ये हो गया आपका बौद्धिसत्व में, ठीक है। अब ये जो बौद्ध धर्म का आपका प्रचार प्रसार था वो दक्षिण और पश्चिम भारत में हुआ था। कहाँ पर, दक्षिण और पश्चिम भारत, दक्षिण और पश्चिम भारत में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जैन धर्म के बारे में समझ लिया, महायान के बारे में समझ लिया, विहार हो गया, संघ हो गया, आपका भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ हो गई जो कि वैश्विक, न्याय, सांख्य, योग्य, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा हो गया। और उपनिषद क्या होते हैं, गुरु के समीप बैठना। गौतम बुद्ध के बारे में आपने पढ़ लिया, इन्होंने अपना पहला सारनाथ में दिया था। अब इस चैप्टर के आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स। अब जैसे कि बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला था कि आपको आत्मसंयम अपनाना चाहिए और लालसा से दूर रहना चाहिए। आत्मसंयम अपनाना चाहिए और लालसा से दूर रहना चाहिए, ठीक है। और
लोगों को बहुत ज़्यादा दयालु होना चाहिए, अपने प्रति ही नहीं जानवरों के साथ भी बहुत ज़्यादा दयालु होना चाहिए। और इन्होंने एक चीज़ और कही थी कि जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारे वर्तमान जीवन के बाद भी प्रभावित करते हैं। मतलब हमारे जो कर्म है वो हमारे वर्तमान जीवन को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे, साथ ही उसके बाद भी उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने ये भी कहा था कि मेरी शिक्षा को आप इसलिए स्वीकार ना करें कि मैं उन्हें उपदेश दे रहा हूँ, बल्कि उसे अपने विवेक से जांचें और उसके बाद ही उसे स्वीकार करें। ठीक है, ये इन्होंने अपने विचार दिए थे। अगर हम सही और गलत वाक्य की बात करें, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया है? नहीं। बुद्ध तो बहुत ज़्यादा इन्होंने कहा है कि जानवरों को भी आपको उदार दृष्टि से देखना चाहिए, तो वो पशु बलि को बढ़ावा क्यों देंगे? तो रॉन्ग हो गया। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण जगह का बहुत महत्व है, बिल्कुल है, क्योंकि इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, और इस जीवन पर ही नहीं, आने वाले मृत्यु के बाद भी उसका प्रभाव पड़ता है। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, बिल्कुल सही है। अब उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही हैं, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब उपनिषद के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? अगर ये इस चीज़ों को कि मृत्यु के बाद भी जो लोग जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जैसे कि मृत्यु के बाद भी जो लोग जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जो लोग जीवन के बारे में जानना चाहते थे। ठीक है, एक तो ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। इसमें दूसरा पॉइंट क्या आता है कि यज्ञ की क्या उपयोगिता है? यज्ञ की उपयोगिता। ठीक है, ये 2 पॉइंट यहाँ पर आपके आ जाते हैं। दूसरा आता है आपका महावीर जी की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अहिंसा के नियमों का पालन किया था। मतलब ये किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहते थे। ये चाहते थे कि हर किसी के अंदर जीवन है और उसे जीने का अधिकार है, तो इसलिए किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहते थे। इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा था, और इन्होंने कहा था कि अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको सब कुछ ही त्यागना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए इस चैप्टर की। अब अगर हम बात, ये जो हमारा टॉपिक था, ये टॉपिक था न्यू आइडियाज़। ठीक है, न्यू आइडियाज़ वाला ये हमारा टॉपिक था। अगर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है द फर्स्ट एम्पायर। द फर्स्ट एम्पायर। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें ये आपका चैप्टर नंबर 7 है क्लास 6 की बुक का। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो अशोक हैं, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना जो थी वो उनके दादा ने करी थी। दादा कौन थे उनके? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 2300 साल पहले करी थी। ये कब करी थी इन्होंने? 2300 साल पहले। अब अगर इनके वंश की बात करा जाए तो सबसे पहले इसमें आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। उसके बाद आते हैं ये आपके बिंदुसार। इसके बाद आते हैं अशोक। ये इनके बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे अशोक। ठीक है, ये पहले थे। एक इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है जो कि अर्थशास्त्र बुक है। अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी? तो ये आपकी लिखी है चाणक्य ने। चाणक्य ने अर्थशास्त्र बुक लिखी है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। ये जो मौर्य साम्राज्य था ये बहुत बड़ा था, इसलिए इसके अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। अगर हम सबसे पहले एम्पायर की बात करते हैं तो उसमें आपका मौर्य साम्राज्य आता है, जिसमें सबसे पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 2300 साल पहले ये साम्राज्य स्थापित किया था। उसके बाद इनके पुत्र बिंदुसार हो गए, उसके पुत्र अशोक हो गए। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जितने ये बहुत बड़ा साम्राज्य था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। इलाकों में इनके जो इलाके थे उसमें गांव हो गए, किसान हो गए, पशुपालक हो गए, शिल्पकार, व्यापारी, इन सब से क्या करते थे? इन सब से कर वसूलने के लिए इन्होंने अलग अलग अधिकारियों को रखा हुआ था। ठीक है, अधिकारियों को रखा हुआ था जो कि अलग अलग जाकर कर वसूलते थे। अब इसमें 2 पॉइंट और एक इम्पॉर्टेंट आता है जो कि उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम जो है वो कंबल के लिए फेमस है, और आपका जो दक्षिण भारत है
जो आपका दक्षिण भारत है वो आपका सोना और कीमती पत्थर के लिए फेमस है, और कीमती पत्थर के लिए फेमस है। ठीक है, ये दो और पॉइंट है जो आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य के जो सबसे पहले, ये जो अशोक मौर्य थे, ये मौर्य वंश के सबसे पहले शासक थे। ठीक है, सबसे पहले जो फेमस थे, इन्होंने क्या करा था, इनके जितने भी अभिलेख हुआ करते थे, इन्होंने अभिलेखों द्वारा अपनी संदेश जो थे वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश करी थी। इस मामले में ये सबसे पहले थे और इस चीज़ में ये सबसे फेमस भी हुए। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने अभिलेखों को लिखवाया और उसको जनता तक पहुंचाना। इन्होंने जो अपने अभिलेख लिखे थे उसकी जो लैंग्वेज थी, किस भाषा में इन्होंने अभिलेख लिखे थे, वो थी इनकी प्राकृत भाषा, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि। ये हो गई आपकी ब्राह्मी लिपि। ये आपके दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अगर स्लाइड में मैं देखूं तो इसमें 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि उत्तर पश्चिम किस चीज़ के लिए फेमस है, कंबल के लिए, और दक्षिण भारत जो है वो सोना और कीमती पत्थर के लिए है। ठीक है, कर वसूलने के लिए इन्होंने अधिकारी रखे हुए थे जो इनके अलग अलग राज्य से जाकर जहाँ पर इनका साम्राज्य था वहाँ से वो कर वसूलते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो अशोक थे इन्होंने अपने संदेशों को लिखवाया, अभिलेखों को लिखवाया और लोगों को पहुंचाया कि जो उनका संदेश है वो लोगों तक पहुंच सके। तो वो कौन सी दो लैंग्वेज में उन्होंने लिखवाया था, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में इन्होंने लिखवाया था। अब एक कलिंगा युद्ध हुआ था। कलिंगा युद्ध के बाद में यहाँ पर मैं लिखती हूँ, कलिंगा युद्ध हुआ था। उसके बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि ये कभी युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उस युद्ध में इन्होंने इतना ज़्यादा खून खराबा देखा था जिससे इनका मन बहुत ही ज़्यादा उचट गया, और उसके बाद इन्होंने डिसाइड करा कि ये आगे कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। इन्होंने उसके बाद क्या किया, इन्होंने धम्म की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। धम्म की शिक्षा क्या होता है, जैसे कि पिता अपने पुत्र को शिक्षा देता है सही रास्ते पर चलने की, सही व्यवहार करने की, तो इनका मानना था कि इसी तरीके की शिक्षा प्रजा को दी जाए, निर्देश दिए जाएं प्रजा को, जिससे कि वो अपने आगे जीवन में सही तरीके से चल सके, जैसे कि एक पिता अपने पुत्र को देता है। ये अपने किस चीज़ से, ये बुद्ध के, गौतम बुद्ध के विचारों से भी ये बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद जो आपकी इसकी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको एक बार करा देती हूँ। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। अब इसमें कौन कौन से लोग आ जाएंगे, इसमें वही आ जाएंगे कि किसान हो गए, पशुपालक हो गए, और ये क्या करते थे, अपने फल हो गए और फूल हो गए, इनका संग्रहण करते रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे और अपनी जीविका चलाते थे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे रिक्त स्थान भरते हैं, जहाँ पर सम्राट का सीधा शासन था वह अधिकारी कर वसूलते थे। ठीक है, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में जासूस के रूप में भेजा जाता था, ये देखने के लिए कि अगर कोई जो इन्होंने अधिकारी रखे हुए थे वो किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। अगर वो ऐसा करते थे तो उसके लिए उनको सज़ा भी दी जाती थी। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों का नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को कुछ उपहार देते थे, एक तरीके से इसको नजराना कह सकते हैं। ठीक है, ये दिया करते थे। अब इसमें आपको सही और गलत बताना है। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था, नहीं। अगर यहाँ पर पॉइंट देखा जाए आपका, जो तक्षशिला है, एक सेकेंड, जो आपका तक्षशिला आता है, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने वाले मार्ग था। ठीक है, उत्तर पश्चिम हो गया आपका तक्षशिला, ये मैं यहाँ पर लिखती हूँ उत्तर पश्चिम, और आपका हो गया मध्य एशिया। ठीक है, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। और जो उज्जैन था, उज्जैन जो आपका है वो उत्तरी भारत से
दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में है, दक्षिण भारत जाने वाला रास्ता है। ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर नहीं है, क्योंकि उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया ये है और उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर ये है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये तक्षशिला है। यहाँ पर उज्जैन की जगह अगर तक्षशिला होता तो ये करेक्ट होता। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। हाँ, अगर आप मैप देखते हैं तो बहुत सारे इनके इलाके थे जो कि इस टाइम पे जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है वहाँ पर थे। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, बिल्कुल करेक्ट है। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम है, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम नहीं है, कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ज़्यादातर जो इनके अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। इसके भी क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो गए। जो इससे पहले वाला चैप्टर था उसके भी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। तो आपने यहाँ पर भी समझ लिया, जो फर्स्ट एम्पायर था उसके बारे में भी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन आंसर से गौतम बुद्ध के और महावीर जैन के ये भी आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो ये आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, न्यू आइडियाज़ एंड द फर्स्ट एम्पायर। जो कमिंग वीडियो होगी उसमें ये हम 3 टॉपिक्स को मर्ज करके कराएंगे, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंस लैंड, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड कल्चर एंड साइंस। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे कि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, मैं मर्ज करके कराऊंगी ना तो बहुत जल्दी ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम हिस्ट्री के PYQs करेंगे। तो क्या होगा, जैसे कि पहले आपने हिस्ट्री के कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिए, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, अब हिस्ट्री के आप PYQs कर लेंगे, तो हिस्ट्री आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम ज्योग्राफी और अपना पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों ही पोर्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको पेडागॉजी कराऊंगी। सोच रहे होंगे कि इतना टाइम नहीं है, लेकिन है, सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका टाइम पर, तो आप उसकी बिल्कुल टेंशन ना लें। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।